Good morning, students. Today I am going to give my lecture for plus 2 political science, and the name of the chapter is Environment and Natural Resources. First of all, we study about the topic environmental concerns in global politics. Global means whole world. In this book, we have discussed world politics in fairly limited sense. पीछे हम पढ़ के आए हैं वॉर्स, ट्रीटी, राइज, डिक्लाइन ऑफ स्टेट पावर, रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट्स, represent their countries in the international arena, role of international organization. In chapter 7, हमने we expanded the scope of world politics to include issues like poverty, epidemics, global warming. That may not have been a very difficult step to take. अगर हम थिंक करें कि गवर्नमेंट जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर कंट्रोलिंग दिस, in that sense they fall within the scope of world politics. Now consider some other issue. Do you think they fall within the scope of contemporary world politics? अगर हम थ्रू आउट द वर्ल्ड देखें, cultivable area is barely expanding anymore and a substantial portion of existing agricultural land is losing fertility. Grasslands have been overgrazed, fisheries overharvested, water bodies have suffered extensive depletion and pollution, severely restricting food production. क्या बताया गया है कि अगर हम पूरे वर्ल्ड में एक नज़र से देखें तो जो कल्टीवेबल एरिया है उसको हम बढ़ाते जा रहे हैं, जिसके कारण हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो लॉस होती जा रही है. ग्रासलैंड जो हैं उनको ओवर ग्रेजिंग के कारण उनकी डिप्लीशन होती जा रही है. वाटर बॉडीज़ जो हैं उनकी डिप्लीशन हो रही है, पोल्यूशन फैल रहा है. अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 में दी गई, ये यूनाइटेड नेशन ने दी थी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग. उसमें ये बताया गया था कि 1.2 बिलियन पीपल जो डेवलपिंग कंट्री में हैं उनको सेफ वाटर नहीं मिल रहा, एंड 2.6 बिलियन जो हैं उनको अच्छी सैनिटेशन नहीं मिल रही, जिसके कारण मोर देन 3 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं एवरी ईयर उनकी डेथ हो रही है. नेचुरल फॉरेस्ट जो हमारी हेल्प करते हैं, क्लाइमेट को मेंटेन करते हैं, वाटर सप्लाईज को मॉडरेट करते हैं, हार्बर मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट डाइवर्सिटी ऑन लैंड उसको बचाते हैं, उनको कट किया जा रहा है. लोग वहाँ से डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं. जो बायोडाइवर्सिटी है ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट एरियाज जिसमें रिच स्पीशीज होते हैं उसकी डिप्लीशन हो रही है. टोटल अमाउंट जो ओजोन की है हमारे अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर में, कॉमनली जिसको ओजोन होल कहा जा रहा है, रियल डेंजर टू इकोसिस्टम पोज कर रहा है और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस हो रहा है. कोस्टल पोल्यूशन जो है वो ग्लोबली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है. जो ओपन सीज हैं वो क्लीन है, कोस्टल वाटर बॉडीज़ जो हैं वो पोल्यूटेड हो रही हैं. इसका कारण है लैंड बेस्ड एक्टिविटीज़ जो की जा रही हैं. इफ़ अनचेक्ड इंटेंसिव ह्यूमन सेटलमेंट जो कोस्टल जोन में है वो क्या होगी, ग्लोब विल लेड टू फर्दर डिटोरियोरेशन इन द क्वालिटी ऑफ मैरीन एनवायरनमेंट. You might ask, are we not talking here about natural phenomena that should be studied in geography rather than in political science? But think about it again. इसके लिए एक बार फिर से सोचो. अगर वेरियस गवर्नमेंट स्टेप्स उठाएंगी, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को चेक करेंगी जो ऊपर मेंशन करी गई हैं, तो ये इशू जो हैं पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस बन जाएंगे. मोस्ट ऑफ देम जो हैं उसमें जो सिंगल गवर्नमेंट है इसको सॉल्व नहीं कर पा रही, इसलिए ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स का एक पार्ट बन रहे हैं.
उसमें आ रहा है इशू ऑफ इन्वायरमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज। ये पॉलिटिकल एक जिसको कहते हैं थॉट बनता जा रहा है डीपर सेंस में। हु कॉज इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, कौन कर रहा है, इसके लिए कौन प्राइस पे कर रहा है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन इसके लिए करेक्टिव एक्शन ले रहा है, और उसके अलावा हु गेट्स द यूज, हाउ मच ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अर्थ। ये सारे इशू जो हैं ये एक बहुत डीपली पॉलिटिकल क्वेश्चन है। जो इन्वायरमेंट कंसर्न्स है वो एक लॉन्ग हिस्ट्री के साथ रिलेटेड है। अवेयरनेस जो इन्वायरमेंट कॉन्सिक्वेंसेस की है वो जो है अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ acquired increasingly political character from 1960 onward. Club of Rome, Global Think Tank, एक बुक पब्लिश हुई थी 1972 में जिसको एंटाइटल किया गया था लिमिट्स टू ग्रोथ। इसमें ड्रामेटाइजिंग द पोटेंशियल डेप्लीशन ऑफ अर्थ रिसोर्सेज अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ रैपिडली ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वो भी बैक इफेक्ट डाल रही है। इंटरनेशनल एजेंसीज लाइक यूएन, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम began holding international conferences promoting detailed studies to get a more coordinated and effective response to environment problems. Environment जो है इमर्ज हो गई है significant issue of global politics. Growing focus on environment issue within the arena of global politics जो है वो यूनाइटेड नेशन ने उसके लिए इस पर कॉन्फ्रेंस की इन्वायरमेंट डेवलपमेंट हेल्ड हुई थी राउ डी जेनेरियो ब्राज़ील में। ये हुई थी जून 1992 में। इसको अर्थ समिट का नाम भी बोला गया है। द अर्थ समिट जो है उसको 170 स्टेट्स ने अटेंड किया था। थाउजेंड्स ऑफ एनजीओ जो हैं मैनी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के अकॉर्डिंग इसको अटेंड किया। 5 years अर्लियर 1987 में ब्रुटलैंड रिपोर्ट जिसमें ये बताया गया हमारा कॉमन फ्यूचर, उसमें वार्न किया गया था कि जो ट्रेडिशनल पैटर्न इकोनॉमिक ग्रोथ के हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं हैं, स्पेशली डिमांड ऑफ साउथ फॉर फर्दर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। What was obvious at the Rao Summit was that the rich and developed countries of the first world, referred to as Global North, were pursuing a different environment agenda than the poor and developing country of the third world, जिसको Global South का नाम दिया गया। अगर हम नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पर जो ओजोन डेप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ती जा रही है। सदर्न जो स्टेट्स हैं एंशियस हैं, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के बीच में एक रिलेशन बना रही हैं। राओ समिट जो कन्वेंशंस हुई थी उसमें डील किया गया था क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट्री, और उसमें एक लिस्ट को रिकमेंड किया गया था जिसमें डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस कहा गया था। इसको एजेंडा 21 का नाम दिया गया, बट अनरिजॉल्व्ड रह गया क्योंकि इसमें बहुत सारी डिफरेंसेस और डिफ़िकल्टीज आ गई थी। इसलिए कंसेंसस ऑन कंबाइनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मेन एजेंडा बन गया। दिस अप्रोच टू डेवलपमेंट इज़ कॉमनली नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मीन्स अगर हम कंट्री की डेवलपमेंट करते हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से तो इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करना होगा। विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट द डेवलपमेंट इज़ नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो प्रॉब्लम थी इसको थोड़ा ही अचीव किया गया। कुछ क्रिटिक्स थे, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो एजेंडा 21 है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को फेवर कर रहा है, उसमें ये नहीं इंश्योर हो रहा कि इकोलॉजिकल कंजर्वेशन कितनी होनी चाहिए। लेट अस लुक एट सम ऑफ द contentious issues in the global politics of environment.
सबसे पहले बात करेंगे द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। कॉमन्स होते क्या हैं? कॉमन्स वो चीज़ें हैं, जो रिसोर्सेज हैं, जो किसी एक के हाथ में नहीं होते, बट उसको सारी की सारी कम्युनिटी शेयर करती है। ये एक कॉमन रूम होता है, कम्युनिटी सेंटर होता है, पार्क और रिवर हो सकता है। कुछ एरियाज़ होते हैं जो वर्ल्ड के ऐसे रीजन हैं जो किसी भी स्टेट में नहीं आते, उसके बाहर होते हैं, इसलिए कॉमन गवर्नेंस बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसको कम्युनिस, ह्यूमैनिटेटिस और ग्लोबल कॉमन का नाम दिया गया है। इसमें अर्थ का एटमॉस्फेयर आ जाता है, एंटार्क्टिका, ओशन फ्लोर और आउटर स्पेस आ जाते हैं। जो कॉपरेशन है ग्लोबल कॉमन वो इजी नहीं है। There have been many path breaking agreement जैसे 1959 एंटार्क्टिक ट्रीटी, 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1991 एंटार्क्टिक एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल। मेजर प्रॉब्लम अंडरलाइंग ऑल these ecological issues relate to difficulty of achieving consensus on common environmental agenda, जो कि बेस करता है एविडेंसेस पर टाइम टू टाइम जो फ्रेम किए गए हैं। इस सेंस में जो डिस्कवरी ऑफ ओजोन होल एंटार्क्टिका में मिड 1980s में की गई, उसमें ये था कि डेंजर इनहेरेंट इन टैकलिंग ग्लोबल इन्वायरमेंट प्रॉब्लम। हिस्ट्री जो है ग्लोबल स्पेस कॉमन शो करती है कि मैनेजमेंट जो है वो नॉर्थ साउथ इनइक्वालिटीज़ के कारण बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गई है। अर्थ एटमॉस्फेयर जो ओशन फ्लोर है उसमें क्रूशियल इशू आते जा रहे हैं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है, ये चीज़ों का पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज जो बेनिफिट है एक्सप्लॉयटेटिव एक्टिविटीज़ इन आउटर स्पेस आर फार फ्रॉम बीइंग इक्वल आइदर फॉर द प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशंस। कल हम स्टडी करेंगे अबाउट एंटार्क्टिका, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, सी लेवल कैसे इंक्रीज़ कर रहा है, ये कल मैं आपको अपने लेक्चर में बताऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।